नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका संबंध आतंक से भी है, अंडरवर्ल्ड से भी है और माफिया से है, ड्रग माफिया से भी है। दरअसल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये अंडरवर्ल्ड माफिया के ऐसे ठिकाने हैं जहां वो अपने दिन शांति से गुजारने आते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कि एक तरह से उनके लिए वो आराम गाह है, और उस आराम गाह के चलते मध्य प्रदेश में वो रहते तो हैं, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं करते। उनको पता है कि अगर बड़ी वारदात करेंगे तो फिर ये ठिकाना भी उनका छूट जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की या और किसी ऐसे राज्य की जहां आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा है, वहां पुलिस की भी कार्रवाई उतनी आक्रामक और एग्रेसिव होती है। मध्य प्रदेश में भोपाल के तार अक्सर दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े माने जाते हैं। कई बार इसके सबूत और संकेत भी मिले, लेकिन अब ये मामला थोड़ा आतंकवाद की तरफ भी चला गया है और इसमें सिमी का गढ़ मध्य प्रदेश बन गया था। उज्जैन की बात करें, मालवापुरा इलाका और निमाड़ सिमी का गढ़ हो गया। इसके बाद बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन है मुजाहिदीन, उसका तो काम मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 साल से चल रहा था, वो भी थाने के पीछे। और भोपाल के ऐशबाग इलाका है, ऐशबाग थाने के पीछे स्लीपर सेल की तैयारी वहाँ चल रही थी। अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ड्रग माफिया भी मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है। पिछले दिनों ड्रग माफिया ने 1800 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स बनाई थी और उसकी बरामदगी हुई थी, वो भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। और उसकी सबसे चिंताजनक बात ये थी कि ये सब काम एक तो किया था गुजरात की पुलिस ने और नारकोटिक्स सेल ने। मध्य प्रदेश की पुलिस को इसके बारे में खबर तक नहीं मिली थी। बाद में गुजरात के गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश की पुलिस की भूमिका की सराहना की थी, ये अलग बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि 2 दिन पहले मुंबई में एक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का सरेआम मर्डर किया गया, हत्या की गई। अब उसमें जो तार जुड़े हैं वो भी मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, इसीलिए आज इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी स्टूडियो में हैं। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? राहुल जी की तस्वीर तो दिख रही है, संपर्क भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले योगीराज जी आपसे बात करेंगे कि ये जो सारा मामला है कि कहाँ तो ये था कि आतंकवादियों को ख़त्म करना है, आतंकवादियों के सूत्र ख़त्म करने हैं, और भोपाल उनकी ऐशगाह में शामिल था लंबे समय से, कई दशकों से। भोपाल के जो लोग हैं वो भी मुंबई में जाकर भाईगिरी करते थे और वो एक तरह से अंडरवर्ल्ड से जुड़ जाते थे। छोटे बड़े की हम बात करें, रूसी पठान एक भोपाल में बदमाश हुआ करता था, उसका भी नाम आया था एक बार मुंबई बम कांड में। तो ये बातें शुरू होती हैं आज से 4-5 दशक पुरानी, और अब जाकर लॉरेंस बिश्नोई पर आकर टिक जाती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर है, लेकिन वहीं से वो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा गिरोह चलाता है। इसी की जो टीम है, जो इसके गुर्गे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या की। उन्होंने कबूल भी किया कि हम उनके साथ उनके बेटे की हत्या भी करना चाहते थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें जो फरारी में लोग हैं, वो उज्जैन से भी उनका संपर्क बताया जाता है। आपकी राय? मध्य प्रदेश की पुलिस को उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, काबिल है तभी तो यहाँ शांति है। लेकिन एक छोटा सा देश है इजराइल, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उसकी एक खुफिया संस्था है मोसाद, दुनिया भर में उसका नाम चलता है, उसके डंके पिटते हैं। मध्य प्रदेश की आबादी है 8 करोड़, और यहाँ जो खुफिया संस्था है हमारी एजेंसी, उसको यही पता नहीं होता कि थाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा चल रहा है जो स्लीपर सेल बना रहा है। आपकी राय? राघव जी, बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश, हम कहते ज़रूर हैं शांति का टापू है, लेकिन कुछ वर्ष से कह सकते हैं कि यहाँ आतंकवादियों के ठिकाने हैं, और ये एक बार नहीं कई बार सामने आ चुका है। और कुछ शहर तो ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड शहर हैं, वहाँ पे बहुत तगड़ा नेटवर्क है इनका। और ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो खुफिया विभाग है, वो पता नहीं कहाँ कौन की खुफिया गिरी करता है, वो क्या अफसरों की एक दूसरे की खुफिया गिरी में लगे रहते हैं।
क्योंकि इतने बड़े बड़े टेररिस्ट यहाँ से पकड़ाए गए। अब तो योगीराज जी प्रतिपक्ष भी इतना ताकतवर नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेताओं की भी खुफियागिरी वो करें। जी जी। अब तो प्रतिपक्ष भी कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि कम से कम खुफिया तंत्र इतना मजबूत हो कि वो रॉ के साथ तो काम करे, एनआईए के साथ तो मिलकर काम करे। ये स्थिति अगर हो जाएगी तो काफ़ी उम्मीदें बढ़ेंगी और हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। और खुफिया जो विभाग है इनका, उसके जो इनके जो सोर्सेज हैं, वो कम से कम ये बता दें कि कहाँ पे कैसा क्या इनको कुछ सूचना ऐसी मिलती हो। मध्य प्रदेश में जब जब भी कोई बड़े टेररिस्ट पकड़े गए, वो या तो सीधा एटीएस ने छापा मार के उनको गिरफ्तार किया, दिल्ली की कोई कमांडो टीम आई उसने गिरफ्तार किया, उन्होंने आके यहाँ के पुलिस को तो पता ही नहीं था जिसका जिक्र अभी आपने किया। योगीराज जी, जो मैंने कहा था कि रूसी पठान की बात जब मैंने की थी कि मुंबई बमकांड में गिरफ्तार हुए थे, उसके लिए भी मुंबई की जो टीम आई थी उसने मध्य प्रदेश की पुलिस और भोपाल की पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी, सीधे आके उसने कार्रवाई की थी और वो उठाकर ले गई थी उसको। यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये मध्य प्रदेश पुलिस आखिर कर क्या रही है। आपके थाने से 100 मीटर दूर आतंकी की गतिविधियाँ चल रही थी 2022 में, 2 साल पहले मस्जिद में लोग छुपे हुए थे आतंकी, और पुलिस को कानों कान भनकता नहीं थी। वो तो एटीएस ने रातों रात उन पर एक्शन लिया और तब उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ मैंने कहा ना कि इसके पीछे वो इलाके जो मोमेडन डोमिनेटेड जो ख़ासतौर पर जो इलाके हैं, वहाँ इनके शेल्टर बने हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ छुपना बड़ा आसान है। अब कोई मौलाना का काम कर रहा है, उस पर क्या कोई शक करेगा, लेकिन वो किन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं ये देखना कम से कम पुलिस का काम है। ये देख लें कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही। खंडवा से एक फैज़ान गिरफ्तार किया गया था, उसको भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। खंडवा, भोपाल, ग्वालियर, झाबुआ, ये जो निमाड़ का जो बेल्ट है, ये पनाहगाह बना हुआ है। मध्य प्रदेश में तो मुझे आज तक कोई समझ नहीं आ रहा, केवल एक घटना छोड़ दी जाए जिसमें पुलिस का, अब वो क्या था, जिसमें सिमी के आतंकवादी जो थे जेल से भागे थे उनका एनकाउंटर किया गया था। एक बड़ी उपलब्धि मुझे यही नज़र आती है जी। बाकी तो कोई उपलब्धि टेररिस्ट के मामले में कोई मध्य प्रदेश पुलिस की सामने नज़र नहीं आती। बिल्कुल, ये जो स्थिति है यही चिंता में डालने वाली। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताते हैं कि कई मामलों में बहुत एग्रेसिव है और उनके पास गृह विभाग भी है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल मध्य प्रदेश की पुलिस भी जो है वो सक्रिय होगी और उसकी धमक बढ़ेगी, और जो खुफिया तंत्र है वो इतना काबिल तो हो ही जाएगा कि अगर कोई गतिविधि यहाँ चल रही है तो उससे पड़ोसी राज्यों को पता चले, उसके पहले उसको मालूम चल जाए और उससे उसके सहयोग से जो है मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो। कम से कम ये स्थिति मेरे ख्याल से बनेगी तो हम कह सकते हैं कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। राहुल जी, आपकी इसमें राय कि ये सारा जो मसला है इसमें मैं कहूँगा कि राठी जी आप इसमें बताएं, अभी तक संपर्क नहीं हो सका है राहुल जी से हमारा। सर देखिए, मैं पहले तो ड्रग से बात रखना चाहूँगा कि जो ड्रग की बात है तो इसमें हम सिर्फ पुलिस को दोषारोपित करें, मुझे लगता है वहाँ हम अपने आप को अगर सिर्फ पुलिस को कहें तो गलत होगा। कई ऐसे विभाग हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं, जैसे पोल्यूशन विभाग है। भाई कोई भी इंडस्ट्री डलनी तो उसका सीटी होता है, सीटीओ होता है, तो उसके लिए पोल्यूशन विभाग जिम्मेदार है। फूड एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। तो ये डिपार्टमेंट कहाँ गए? क्या हम पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो बाहर से देखेगी, ये डिपार्टमेंट तो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, इनको ये देखना है कि अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कहाँ थे ये डिपार्टमेंट? ये अपने आप में किस ढंग से लाइसेंस दिया या नहीं दिया कि बिना लाइसेंस के कोई आदमी काम कर रहा था, और अगर कर रहा था तो ये डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन पे नहीं जाते? क्या हर फैक्ट्री को ये नहीं देखते कि क्या करना है? क्योंकि इनको जवाबदारी है फैक्ट्री के अंदर तक जाके एक एक चीज़ों को देखना, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे सिर्फ पुलिस पे दोषारोपण करना या पुलिस की कमी हम बताएं, कमी हर विभाग की हो सकती है जी, दोषारोपण नहीं है ये। अगर टीम वर्क है, आप ठीक कह रहे हैं, किचन में अगर सामान नहीं है तो रसोईया बताएगा ना, लाने वाले काम दूसरे किसी आदमी का होगा। लेकिन हम ये कहें कि दोषारोपण, ये गलत शब्द होगा। दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, अंतिम फाइनली जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस की उस सेल की है जिसकी हम खुफिया की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि आपने कहा कि ये काम उनका नहीं है, पुलिस का दोषारोपण नहीं करेंगे। क्या गुजरात पुलिस का ये काम था? क्या एनएसबी का ये काम था? जब गुजरात पुलिस को पता है तो श्रीमान, ये जो पुलिस हमारी है,
आखिर ये क्या कर रही है? सर ये सूचना और तंत्र पे नहीं आई होगी। एक बात, एक चीज नहीं है इसमें, एक बार की घटना नहीं है। ऐसी 1992-93 से लेकर 2024 तक लगभग 34 साल होने आ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो योगी राज जी ने कहा कि एनकाउंटर छोड़ दें, अगर जो जेल तोड़कर भागे थे सिमी के लोग, उसके पहले और उसके बाद में अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें हम गर्व के साथ कह सकें कि भोपाल की मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये किया। इसमें कोई शक नहीं, पुलिस अगर काम नहीं करेगी तो हम सुरक्षित नहीं बैठ सकते, लेकिन हमें उसकी कमी भी ढूंढनी पड़ेगी। जी नहीं बिल्कुल, मैं इसलिए आपको पहले ही ड्रग की बात की कि जो फैक्ट्री का जो मुद्दा उठा है उसमें भाई गुजरात पुलिस आई तो किसी लीड, किसी खबर, किसी आधार पे आई, मतलब ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट से तो नहीं आई होगी। कोई आदमी पकड़ाया होगा, उसने बताया होगा मैं कहाँ से लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बाकी डिपार्टमेंट्स को दोषारोपित कर रहा हूँ कि ये कहाँ थे, प्रदूषण विभाग कहाँ था, या फूड लाइसेंस कहाँ था, ड्रग वाले कहाँ थे। चलिए, हमारा मकसद और फोकस को बदलना नहीं है, फोकस को इसलिए नहीं बदलना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है जी पहले तो वो आती है। ड्रग्स के मामले में आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बाकी मामले में मैं लौटूंगा, आप इस पर और तो विचार करें कि अगर थाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी स्लीपर सेल का काम 3 साल से कर रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? तो उसी पर खुफिया पुलिस की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो डे टू डे वर्किंग में पुलिस काम करती है उसकी जिम्मे, हालांकि उसको भी मालूम होता है, लेकिन जो खुफिया पुलिस है उसका तो काम ही है सादी वर्दी में रहकर काम करना। हम जब क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। और इनको पता था जिस ज़माने में हम लोग 86-87 से लेकर 94-95 तक सीधे क्राइम रिपोर्टर्स के रूप में काम किया, तब पुलिस के लोग मंदिरों में, मस्जिदों में और ऐसे संवेदनशील इलाकों में सादी वर्दी में खुफिया तंत्र के लोग जाया करते थे। वो आरतियों में शामिल होते थे, वो विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में शामिल होते थे, तब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, और वही लोग मस्जिदों में भी जाते थे और बाकायदा वो मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, मस्जिदों में जो मीटिंग होती थी उसमें शामिल होते थे, और वहीं से उनको इनपुट मिलता था पुलिस को कि कौन आदमी क्या कर रहा है। तो ये जो काम है ये एक सिस्टम है, वो सिस्टम अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो फिर ये दिक्कतें आएंगी। ऐसा लगेगा सुनने वाले को कि हम पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मकसद इसमें ऐसा नहीं है कि हम दोषारोपित कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक घटना ड्रग्स की हो सकती है लेकिन उसमें भी पुलिस को क्लीन चिट नहीं मिल सकती। बाकी जगह जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है उस पर भी काम की ज़रूरत है और उसमें पुलिस को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ऑन करना पड़ेगा। राहुल जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है, सिमी से लेकर अंडरवर्ल्ड में रूसी पठान 1992-93 में गिरफ्तार किए गए थे मुंबई बमकांड के मामले में, वहाँ से लेकर अभी हम आज तक की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का भी जो मामला है उसके गुर्गे भी मध्य प्रदेश के एक ऐसे इलाके में पकड़े गए, माने होने की सूचना मिली है जो बहुत ही संवेदनशील है। उज्जैन की हम बात करें, महाराष्ट्र पुलिस को इनपुट मिला है और उनकी टीम यहाँ बता रहे हैं कि शायद वो एक्टिव भी है। तो आखिर मध्य प्रदेश आतंकवाद, इसके बाद हम अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें वो, और फिर ड्रग माफिया की बात करें, इससे इसके कनेक्शन क्यों जुड़ जाते हैं? देखिए राघवन जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि जो 94-95 की बात, जो हमने क्राइम की रिपोर्टिंग आपने भी की है, कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी सी मैंने भी की है उस क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी कि कोऑर्डिनेशन था पुलिस के बीच में और मीडिया के बीच में, कोऑर्डिनेशन था। जो आप कह रहे हैं कि चुपचाप सादी वर्दी में जाकर के जगह जगह जाते थे, तो इनका एक अच्छा नेटवर्क था। इस नेटवर्क के साथ में मीडिया भी जुड़ा हुआ था। ये दोनों नेटवर्क जब काम करते थे तो चीजें बिल्कुल संतुलित होकर के लोगों के सामने सुरक्षा का वातावरण पैदा करती। धीरे धीरे ये जो नेटवर्क है धीरे धीरे कमजोर होता गया है, और इसकी कमजोरी का लाभ चाहे आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो सिमी के संगठन हो, या दीगर गतिविधियां करने वाले लोग हों, वो सारे सब सक्रिय हो जाते हैं कि जब मीडिया भी बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर जाकर के पुलिस तंत्र भी वहां जाकर के निष्क्रिय हो जाए। ये निष्क्रियता का परिणाम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और इसका कई बार, मतलब एक बार तो हुआ, सिमी वाला जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भुगता था प्रदेश में और वो सबके सामने हो गया। लेकिन राघवेंद्र जी, ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आतंकवादी बिल्कुल अपने आप को पनाह लेना सुरक्षित समझते हैं, और जहां आराम से आप राजधानी भोपाल को भी बिल्कुल मत छोड़िए, भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है उसके सामने का जो इलाका है जिसको तोड़वाया गया था, स्मृति में होगा आपका, जो इमाम बाड़ा क्या कहते थे उसको, ईरानियों का अड्डा था, और वहां आतंकवादियों को और पूरे अपराधियों को वहां शरण मिलती थी। तो जब राजधानी उससे छूटा नहीं हो सकता, और दूसरी चीज, एक चीज और सामने उभर के आई थी, गोविंदपुरा क्षेत्र में ये
बीएचएल के क्षेत्र में जो नक्सलियों की जो फैक्ट्री पाई गई थी हथियारों की, बिल्कुल। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता ये है कि पुलिस तंत्र और पुलिस का खुफिया विभाग धीरे धीरे अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने की दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या फिर ये कहा जाए कि इनके जो मुखबिर तंत्र था, जिन सूत्रों के हवाले ये लोग काम करते थे, वो धीरे धीरे सुस्त हो गया, या पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया, या पुलिस प्रशासन ने भी उसके ऊपर मट्टी डाल दी कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें उभर करके सामने दिखाई दे रही है। दूसरी चीज क्या है कि मध्य प्रदेश बहुत सुरक्षित है। एक सुरक्षित इस हिसाब से भी है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी स्थान है जहाँ पर सुरक्षा के साथ में बैठा जा सकता है, क्योंकि ये पता है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुस्त बैठा रहता है, इसलिए वो आराम से महीनों यहाँ बैठे रहते हैं और पुलिस को कोई भनक नहीं लगती। आप ये देखिए, जो खंडवा का जो हरसूद डूबा था, हरसूद में जितने भी गांव डूबे थे, एक जमाना था कि मुंबई के जितने भी डॉन थे, जितने भी बदमाश थे, उनको छुपने का रास्ता मध्य प्रदेश पनाह मिलती थी वहाँ, और ये मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन को पता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो महीनों वहाँ पनाह लेते थे। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे अब ये पता लग गया है कि लंबे समय से, मतलब ये समझिए कि आप 1.5 दशक से ये बिल्कुल सन्नाटे में हो चुका है, पूरे निष्क्रिय हो चुका है पुलिस बिल्कुल प्रशासन। राहुल जी, यही चिंता की बात है। अक्सर तो पहले तो चंबल के जो डकैत थे उन्हीं का आतंक था, और चंबल के डकैत भी इसलिए सक्रिय नहीं हो पाते थे कि कोई उनको गांव से या किसी कस्बे से मदद ना मिलती हो, तब उनको आम आदमी से मदद मिलती थी कई बार, और उससे वो डकैती और वारदातें अंजाम देते थे। लेकिन डकैत को हम लोग कहते थे कि दस्यु सरगना, या उनको एक तरह से बागी कहा जाता था। डकैत मतलब जो समाज से बगावत करके, जो समाज की गड़बड़ियाँ उससे बागी होकर वो डकैत बंदूक उठाते थे। लेकिन ये जो सारा मसला योगी राज जी, ये अगर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का खुफिया तंत्र कमज़ोर होगा तो वहाँ हुकूमत करना बहुत कठिन है। अलग बात है कि मध्य प्रदेश शांति से चल रहा है, लेकिन शांति से चले इसकी हम कोई बहुत कोशिश कर रहे हैं ऐसा दिख नहीं रहा है। कम से कम खुफिया पुलिस की बात करें इसके मामले में, आपकी राय कि ये जो चीज़ें हैं इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले जो एक बड़ी घटना हुई सिद्धू मूसेवाला, उसका जब उसकी हत्या की गई थी, पंजाब की हम बात करें तो उसके जो तार थे अपराधियों के, उसके तार भी मध्य प्रदेश से जुड़े थे। तो आप देखिए कोई ऐसी बड़ी घटना अगर देश में होती है और मध्य प्रदेश से उसके तार ना जुड़े, ये लगता नहीं कि संभव कभी हो पाएगा। आपकी राय? ये इसलिए गंभीर चिंता की बात है कि कितना ही बड़ा घटनाक्रम हो कि किसी भी कोने में कहीं ना कहीं उसके तार अब मध्य प्रदेश से जोड़ना है। और अक्सर होता यही है कि जब मध्य प्रदेश में या देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो आज के परिवेश में आतंकवादियों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट बनी हुई है। और आप मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, हिमाचल जैसा शांतिप्रिय इलाका, वो आज आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जहाँ मतलब देवभूमि जो कहलाती थी, जहाँ ये इस तरीके के तो कोई काम ही नहीं होते थे। तो मध्य प्रदेश तो बहुत माकूल जगह है इन आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उनको संरक्षण देने वाले यहाँ मौजूद हैं। और आप एक बात और बताऊँ राघवेंद्र जी में, आप ये जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उसके जो आतंकवादी थे वो मध्य प्रदेश में छिपे हुए हैं, ऐसी सूचना है। तो इतने जिस पे भी आज केंद्र सरकार ने जिसको आज आतंकवादी श्रेणी में रखा है, उस संगठन को HUT हट करके वो संगठन है, उसके लोग यहाँ पकड़े गए। तो इतने बड़े बड़े आतंकवादियों का नेटवर्क है यहाँ, ऐसे लोग यहाँ पकड़े गए। तो मध्य प्रदेश पुलिस को तो बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले में काम करना चाहिए, बल्कि इनके पास वो सूचना होनी चाहिए, ये ATS को दें कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, वो इस पर नज़र रखी जाए या इन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश तो सब किस्म के आतंकवादियों का एक तरह से केंद्र सा हो गया। आपने HUT हट की बात की, जिसका हेड ऑफिस तो यूके में है, यूके में हेड ऑफिस है, और उसका ISIS की तरह काम करने का तरीका, उतनी निर्ममता के साथ वो काम करते हैं जैसा ISIS इस्लामिक स्टेट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस इनपुट ज़्यादा इकट्ठे करके NIA को मदद कर सकती है, रॉ को मदद कर सकती है, और अगर ये सच में मेहनत से काम करें तो सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत आगे बढ़ सकता है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवाद या ड्रग माफिया की हम बात करें। कमल राठी जी, आपका इसमें क्या सोचना है? नहीं, बिल्कुल पुलिस का काम भी है और पुलिस का कर्तव्य भी है। और पुलिस को, जैसे मैं कहूँ कि एक ज़माने में भोपाल में संजीव सिंह साहब SP होते थे और वो NIA के भी रहे, चीफ रहे मेरे हिसाब से। तो भाई यही NIA में जाते हैं, यही रॉ में जाते हैं,
कोई अलग से तो आता नहीं है। तो जो भी नेटवर्क, जैसे राहुल जी ने बोला, तो एक जो अपना एक नेटवर्क था पुलिस का, वो नेटवर्क कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इसके पहले आप देखिए कि पोस्टमैन होता था, उसका घर घर में संपर्क होता था, तो अब पोस्ट खत्म हो गई, कुरियर हो गई, जोमेटो हो गया, कई ऐसी नई चीजें आ गई जिससे वो नेटवर्क मुझे लगता है पुलिस का कमजोर पड़ा है। राठी जी, ये जो नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं ना, अब अवांछित गतिविधियों चलाने वालों के नेटवर्क अलग तरह से बन गए हैं और वो जोमेटो में शामिल हो गए हैं, वो स्विगी में शामिल हो गए हैं, और वो जो तत्व हैं वो अपने लड़कों को, जिससे हम स्लीपर सेल की हम बात करते हैं, उसको उसमें शामिल करके वो पूरे शहर का, पूरे इलाके का एक तरह से जो ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफी, वो उनको पकड़ में आती है। इसकी भी जांच की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है पुलिस को इनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अगर इन सबको ट्रेनिंग देके पुलिस अपने मुखबिरी में अपने लिए काम करवाए और हर थाने की भी जिम्मेदारी अगर तय हो, सिर्फ हम इंटेलिजेंस को ना कहते हुए हर थाने की भी अपनी जवाबदारी तय हो, उसके क्षेत्र में उसे काम करने के लिए जवाबदारी के साथ फिक्स हो, उसके संबंध होते थे। आज से 10-15 साल पहले हम हमारे क्षेत्र के थाने के टीआई को हम पहचानते थे। आज हमसे आप पूछ लीजिए ना, हम टीआई को पहचानते हैं ना सीएसपी को पहचानते हैं। राठी जी, ये बात आपने की, इस पर मैं थोड़ा सा हास्य बोध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गंभीरता से मैं बता रहा हूँ कि टीआई को तो सब जानेंगे, वर्दी में घूमता है। भोपाल के खुफिया पुलिस वाले ऐसे हैं, नाम उनका क्या है राठी जी? खुफिया पुलिस, है ना जी, मगर उनको सब जानते हैं। खुफिया का मतलब है कि उसको कोई ना जाने। तो हमारे यहाँ की खुफिया पुलिस इतनी ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली है कि उसको सब जानते हैं कि यार ये सीआईडी का आदमी है, ये सीआईडी का आदमी, ये स्थिति नहीं, है। मेरा मकसद ये रहता था सर कि वो रहते थे तो कभी अपने को कोई अनजान गाड़ी दिखती थी या अनजान आदमी अगर 2-4 दिन इस क्षेत्र में घूमता था तो आप टीआई को सबको सूचित कर लेते थे, तो वो चेक हो जाता था। लेकिन आजकल आप देखिए वो सारा जो नेटवर्क का सिस्टम, जो राहुल जी ने कहा, पुलिस ने वो नेटवर्क का सिस्टम अलग कर दिया। मुझे लगता है पुलिस भी अब सोशल मीडिया से प्रभावित है और जब समय मिलता है तो सोशल मीडिया में समय निकाल देती होगी। पहले नेटवर्क के लिए समय निकालती थी कि नेटवर्क कैसे। ठीक है, वर्दी वाली पुलिस के संपर्क तो होने चाहिए, जैसे आपके थे उनसे, टीआई साहब से, या हवलदार जो मोहल्ले का होता है जिसकी बीट होती है। लेकिन राहुल जी, सवाल यही है कि अगर खुफिया तंत्र मजबूत है तो मध्य प्रदेश खुफिया जानकारियों के लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है, क्योंकि यहाँ हर किस्म के आतंकवादी, हर किस्म के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी यहाँ मूव करते हैं, उनका मूवमेंट होता है, चाहे वो उज्जैन में हो, चाहे वो खंडवा में हो, खरगोन में हो, जबलपुर में हो, क्योंकि वहाँ सिमी का आतंकवाद है। बांग्लादेश की जो आतंकवादी संगठन की जिसकी बात उन्होंने की है योगीराज जी ने, उसकी बात करें हम, HUT हट की बात करें जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है, अगर यहाँ पुलिस एक्टिव हो जाए, खुफिया तंत्र, तो देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपकी छोटी सी राय। नहीं राघवेंद्र जी, बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है, यहाँ आतंकवादी जाके अपनी गतिविधियों को किसी भी प्रदेश में फैला सकते हैं। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में छुपे हुए किसी भी अपराधी को, और कहीं के आतंक के कार हो, बदमाशी के कार हो, मध्य प्रदेश से ही जुड़ते हैं। और ताज्जुब की बात है कि उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस आके उठा के ले जाती है, कभी राजस्थान की ले जाती है, कभी गुजरात की ले जाती है, कभी महाराष्ट्र की ले जाती है। रातों रात ये कार्रवाई होती है और मध्य प्रदेश पुलिस को पता नहीं होता। मतलब आप ये सोचिए कि उनका नेटवर्क दूसरे प्रदेश की पुलिस का कितना तगड़ा है कि उनको ये पता होता है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में कहाँ छुपा है, रतलाम में कहाँ छुपा है, रायसेन में कहाँ छुपा है, उसको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस को ये पता नहीं होता। तो आपको इससे तो अंदाजा लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से निश्चेद होकर के बैठा है या निश्चिंत होकर के बैठा है कि यहाँ कुछ नहीं होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है और मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के नागरिकों को असुरक्षा का एक बहुत बड़ा मतलब पर्याय है कि असुरक्षा की ओर आप धकेल रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए राहुल जी, दरअसल जो आपने भी देखी कि पहले पुलिस मित्र और ये मित्र पुलिस का नागरिकों के साथ में मिलना जुलना, उठना बैठना होता था, इसके बहुत प्रयास किए गए और पुलिस के अफसरों ने तमाम प्रयास किए, सफल भी हुए। लेकिन आज की स्थिति में पुलिस ये सोचती है कि आम नागरिक हमारे दरवाजे आए, हमको सूचना दे, कौन सा किराएदार, कौन सा कॉलोनी में संदिग्ध अवस्था में कौन घूम रहा है, कौन फेरी वाला है। तो भैया आम नागरिकों से ये अपेक्षा तभी की जा सकती है जब आम नागरिकों की सुरक्षा और उनके साथ में आप मेल मिलाप करें। तो पुलिस की दूरियां नागरिकों के साथ में धीरे के धीरे इतनी अधिक हो चुकी हैं
तो उनका आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पुलिस राहुल जी, अपनी नौकरी दरअसल कर क्या रहा हो गया है, पुलिस उनके इतनी फ्रेंडली हो गई है कि वो अपराधियों से भी फ्रेंडली हो गई है। अब उनका कि ठीक है, बाहर के अपराधी यहाँ तो यहाँ पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस वो अपराध नहीं कर रहे हैं, ये सुकून की बात है कि पुलिस का पब्लिक से फ्रेंडली होना भी ठीक है। अब वो अपराधियों से भी फ्रेंडली हो गई है, इसलिए ना वो उनको पकड़ती है और ना अपराधी उनके इलाके में कोई अपराध करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा लगता है कि पुलिस अगर काम करे तो नतीजे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे आ सकते हैं। चूँकि समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक लाइन में अगर योगी राज जी आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो जाए तो राष्ट्रीय स्तर में सुरक्षा के मामले में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकती है। जैसे कि चलिए मध्य प्रदेश में मान लीजिए आपकी सक्रियता नहीं दिख रही, पर कभी ऐसा भी नहीं होगा मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहीं गुजरात में जाके किसी को पकड़ लिया हो। बिल्कुल, मतलब आपकी सक्रियता है कहाँ? खुफिया तंत्र पर माफिया तंत्र हावी हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा एक बात, अभी स्विगी और जोमेटो की बात कर रहे थे कि उनको पुलिस यदि इस्तेमाल करे तो सूत्र मिल सकते हैं। वही स्विगी वाले और जोमेटो वाले किसी दूसरे के लिए खुफिया कर रहे हैं बैठ के, उनको पता है कि मैसेज कहाँ जाना है। वो मतलब जो अपराधियों के गैंग है, जो अपराधियों के गिरोह, उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने इसी तरह कहा था कि अपराधियों की घुसपैठ तो वहाँ तक भी है, वो पूरी शहर की डेमोग्राफी जानते हैं। आपकी राय कमल जी कि ये कितना खतरनाक है? नहीं, ये ऐसी सब चीज़ें मतलब यहाँ पनाहगाह बनना, भाई किसी दिन हो सकता है कि पुलिस सोच रही हो कि अपराध तो नहीं हो रहा, लेकिन किस दिन बहुत बड़ी आपराधिक घटना घट सकती है। तो ऐसी घटना रोकने के लिए पुलिस को बहुत सक्रिय रहना चाहिए। खुफिया तंत्र को तकनीक का इस्तेमाल, चूंकि अब तकनीक बहुत सारी आ गई है, और तकनीक का इस्तेमाल करके पुलिस को और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन, खासकर इंडस्ट्रीज के लिए जो लेबर बाहर से डिप्यूट होके आती है, तो मैं मतलब आतंकवादी घटनाओं के अलावा चोरी की घटनाएं हैं, अन्य कई ऐसी घटनाएं हैं, महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं हैं, तो इन सब चीजों पे भी अंकुश लगाना हो तो लोकल का जो नेटवर्क है पुलिस को उसे स्ट्रांग करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पुलिस पे अविश्वास की भावना तो पहले ही है, विलन के रोल में पहले ही है, तो मुझे लगता है और बड़े विलन के रूप में पुलिस आम जनता के बीच प्रस्तुत हो जाएगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पुलिस को हम कितना भी कुछ कहें, अगर पुलिस नहीं है तो फिर हम सब जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए पुलिस को मजबूत होने की हम बात कर रहे हैं, पुलिस के सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, और पुलिस के आधुनिक होने की बात कर रहे हैं, ताकि हम सब सुरक्षित रहें, पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ये खुद महकमा वो अपने पास रखे हैं, तो आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो मजबूत होगा, ज़्यादा आधुनिक होगा और ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँगा। राहुल जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, और कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।